नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारा आज सेकंड पार्ट है बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जो पाठ है इसकी रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो आज हम इसका पाठ का सार करेंगे और आप भी अपनी जो बुक है उस बुक से इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि पाठ से ही एक पहरा पूछा जाएगा आपसे परीक्षा के अंदर। उस पहरे की व्याख्या पूछी जाएगी, उस पहरे में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं पहरे से ही। तो ज़रूरी है इस पाठ को पढ़ना समझना। तो इसलिए आपको भी अपने जो बुक आपके पास है उस बुक से इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। तो हम आज इसका पाठ सारांश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पाठ की लेंगे ताकि संपूर्ण पाठ आपको समझ में आ जाए कि पाठ के अंदर है क्या। तो बाल गोविंद भगत के बारे में पाठ है। कौन है बाल गोविंद भगत और किस प्रकार के व्यक्तित्व का इंसान है ये देखिएगा। बाल गोविंद भगत श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक प्रसिद्ध रेखाचित्र है। किसका है ये? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो इस रेखाचित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र उद्घाटन किया है, चरित्र सामने लेकर आया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। उसने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सन्यासी है तो अपनी वेशभूषा से भगमा कपड़े पहन लिए, बड़ी जटाएं बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, या फिर नंगे पैर नंगे बदन रहना शुरू कर दिया, इन प्रकार से हम सन्यासी नहीं बन सकते। या फिर बाह्य अनुष्ठान, हवन कर लिए, यज्ञ कर लिए, या फिर तपना शुरू कर दिया, इन प्रकार से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। क्या सन्यास का आधार? तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इसी आधार पर लेखक को बाल गोविंद भगत सन्यासी लगता है और एक सन्यासी है बाल गोविंद भगत, इसलिए ये सभी गुण इसके अंदर नहीं। क्या है? वो एक साधारण व्यक्ति है और किस प्रकार से उन्होंने संसार के अंदर सांसारिक जीवन जिया है और एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत किया है। साथ ही लेखक ने इस रेखाचित्र के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। और साथ साथ में रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने क्या किया है, समाज में जो फैली रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी विचारधाराएँ हैं, उन पर भी उन्होंने प्रहार किया है। और ग्रामीण जीवन शैली है जो उस पर उसकी सजीव झांकी प्रस्तुत की है। रेखाचित्र का सार इस प्रकार है। अब इस जो पाठ है उसका सार देखेंगे क्या है। लेखक बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हुआ लिखता है कि वे मंझोले कद के लगभग 60 वर्ष के गोरे चिट्टे आदमी थे। अब बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने लिखा है कि वो मंझोले कद के थे, लगभग उसकी उम्र थी 60 वर्ष और गोरे चिट्टे आदमी थे। मतलब उनका जो रूप था वो गोरा था और बिल्कुल लाल चिट्ट थे। वे तन पर मात्र के एक लंगोटी पहनते थे। तन पर क्या पहनते थे? एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथी की सी कनपट्टी टोपी धारण करते थे। और जो कबीर पंथी होते हैं उनके सिर पर टोपी पहनते हैं, इस प्रकार की कनपट्टी जो टोपी होती थी वो धारण करते थे। शरीर पर क्या था? एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की टोपी थी। वे गृहस्थ थे और गृहस्थ जीवन थे, मतलब शादीशुदा व्यक्ति थे। उनका एक पुत्र और एक बहू थी। एक उसका पुत्र था और एक पुत्र की बहू थी। खेतीबाड़ी से परिवार को चलाते थे और सन्यासी की तरह जीते थे। अपनी खेतीबाड़ी का कार्य करते थे और सन्यासी की तरह जीवन जीते थे। वे कबीर को साहिब मानते थे और कबीर की आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। कबीर को ही भगवान मानते थे। उनके गीतों को गाते थे। कबीर द्वारा रचित जो गीत थे, भजन थे, उनको गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। और उनके ही आदेशों पर, उनकी जो दीक्षा थी कबीरदास जी की, उन्हीं की शिक्षाओं पर भी चलते थे। उनका व्यवहार सीधा और सच्चा था। सच्चे मन के व्यक्ति थे। व्यवहार सीधा साधा था। वे न तो झूठ बोलते थे और न ही किसी की लड़ाई झगड़ाई करते थे। न तो झूठ बोलते थे और न ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ाई है वो करते थे। और न ही किसी दूसरे खेत में शौच आदि करने जाते थे। और न ही किसी दूसरे का आदि खेत के अंदर शौच, सुबह हम शौच के लिए जाते हैं, वो करने के लिए वो अपने खेत में ही जाते थे, न कि किसी दूसरे अन्य के खेत में जाते थे। उनके खेत में जो अनाज पैदा होता था उसे अपने सिर पर लाद कर कबीर के दरबार में ले जाते थे। और पूरी साल मेहनत करने के बाद जो खेत के अंदर जो अनाज पैदा होता था
उस अनाज को वो संपूर्ण अनाज को लाद करके अपने बैलगाड़ी के अंदर और कबीर के जो दरबार था, कबीर को साहिब मानते थे, कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उससे अपना घर चलाते थे। संपूर्ण अनाज कबीर के दरबार में ले जा करके और वहाँ से जो उसको कुछ मिलता उस अनाज के प्रसाद के रूप में वो घर पर ले आते थे और उसी से पूरी साल अपना घर चलाते थे। आषाढ़ के महीने के बाद जब वर्षा होती थी तो सभी लोग खेतों में धान की रोपाई शुरू कर देते थे। आषाढ़ के महीने में जो साढ़ का महीना आता है उसमें क्या ना, जब वर्षा होती थी तो सभी लोग खेतों में धान की रोपाई का कार्य शुरू कर देते हैं, धान लगनी शुरू हो जाती हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रोपाई करते थे, वे संगीत में स्वर में गाने लगते थे। और बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में और लोग काम करते थे तो वे भी अपने खेत में जाते थे, धान रोपाई का कार्य करते हुए संगीत भरे स्वर में गाने लगते थे। सभी स्त्री पुरुष और बच्चों में गीतों को गुनगुनाने लगते थे और उसके साथ साथ वहाँ पर आसपास के खेतों में स्त्री पुरुष बच्चे हैं उनके गीतों को साथ साथ गुनगुनाने लगते थे। हलवाओं तथा रोपानी करने वालों में इससे एक विशेष जोश और उमंग उत्पन्न हो जाती थी। हलवाई मतलब हल चलाने वाले और रोपन करने वाले जो धान के पौधे होते हैं उनको रोपने वाले जो लोग होते थे उनमें एक विशेष जोश और उमंग है वो उत्पन्न हो जाती थी। क्योंकि बाल गोविंद भगत का जो गायन था वो मीठा गायन था, अच्छे कबीरदास जी के भजन है वो गाते थे। भादों की अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती थी, अब भादवा जो महीना आता है, भादवी का महीना भादो, अंधेरी रातों में जब मूसलाधार जो वर्षा खत्म होती तब झिल्ली की झकार और मेंढकों की ट्रैक्टर की आवाज़ की परवाह न करके बाल गोविंद भगत खेजड़ी बजाते हुए गाने लगते थे। अब बारिश के अंदर चारों तरफ पानी होता है, मेंढकों की आवाज़ होती, ट्रैक्टर की आवाज़ें आती हैं और सब इनकी परवाह न करते हुए बाल गोविंद भगत अपनी खेजड़ी मतलब धपड़ी जो खजड़ी होती थी वो बजाते हुए कबीरदास जी के भजन गाने लग जाते थे। अंधेरी रात में उनका गीत सभी को चौंका देता था। जब सभी लोग सो जाते थे तो बाल गोविंद भगत सबको सचेत करते हुए गाने लगते थे। अब सभी लोग सोते थे, सभी को सचेत करते हुए बाल गोविंद भगत गाते। कार्तिक के महीने में वे पास की नदी में स्नान करने के बाद प्रभात फेरी करते थे। अब कार्तिक का जो महीना था वे पास की नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और प्रभात फेरी लगाते थे। सुबह जल्दी उठ करके प्रभात फेरी लगाते हैं। सुबह जल्दी उठ करके सूरज निकलने से पहले उसको बोलते प्रभात फेरी। माघ के महीने में खून जमाने वाली ठंड पड़ती थी। माह पो का महीना होता है, उस महीने में कि खून जमाने वाली ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन वो पूर्व की तरफ मुँह करके चटाई बिछा करके उस पर बैठ करके अपने खजरी बजाते हुए और गाने लगते थे। लेकिन फिर भी वह चटाई बिछा करके पूर्व की तरफ मुँह करके अपनी जो धपड़ी है, जो खजड़ी है, उसको हाथ में ले करके बजाते हुए गाना शुरू कर देते थे और गीत गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते थे कि उनके मस्तक से पसीने की बूंदें चमक उठती थी। वो इतने मस्त हो जाते थे गाते गाते, कितनी भयंकर ठंड में भी उसको माथे पर पसीने की बूंदें हैं वो चमकनी शुरू हो जाती थी। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन लगा लेते थे और उनके कुछ प्रेमी भी वहाँ आ जाते थे। गर्मियों के अंदर क्या था, अपने घर के अंदर आसन लगाते थे, अपने बैठने का स्थान बना लिया था उन्होंने घर पर। और उससे जो चाहने वाले जो लोग थे, उसके जो प्रेमी थे, वो भी उसके पास आकर के बैठ जाते थे। खजड़ी तथा तालियों की लय पर बाल गोविंद भगत गाते थे और पीछे पीछे उनके प्रेमी भी गाने लगते थे। अब खजड़ी और तालियों की खजड़ी बजाते, ढबड़ी बजाते थे और बाल गोविंद भगत अपना गाना शुरू कर देते थे और पीछे पीछे उनके जो प्रेमी थे वो भी गाने शुरू कर देते थे। धीरे धीरे उसका स्वर ऊँचा होने लगता था। अब शुरुआत में वो धीरे धीरे गाते थे, बाद में उनका स्वर है ऊँचा होने लगता था। ताल तथा स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते थे और ताल के साथ साथ स्वर का चढ़ाव। अब जो उनके जो प्रेमी थे उनका स्वर भी है ऊंचा उठने लग जाता था। शीघ्र ही तान पर उनका मन हावी हो जाता था और वे नाचने लग जाते थे और शीघ्र ही इतने मंत्रमुग्ध होकर के कबीरदास जी के भजनों में और वह नाचने लग जाते थे। फलस्वरूप सभी लोग उसका अनुकरण करते हुए नाचने लगते थे और सभी लोग उसका अनुकरण करते थे, वो भी नाचने लग जाते थे। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष के दिन देखा गया जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर गया। और बाल गोविंद की जो संगीत साधना थी, भक्ति जो भावना थी, उसका एक दिन उसको परखा गया, देखा गया। उस दिन उसका इकलौता बेटा था वो मर गया था।
एक ही पुत्र था और पुत्र वधू थी उसकी, और वो मर जाता है। वह आरंभ से ही बड़ा सुस्त और कमज़ोर था। उसका जो बेटा था वो शुरुआत से क्या था, कमज़ोर था, सुस्त था। बाल गोविंद उसका खूब ध्यान रखते थे क्योंकि कमज़ोर बच्चा था, उसका बीमार था, इसलिए उसका खूब ध्यान भी रखते थे। बाल गोविंद ने बेटे की शादी की और बड़ी सुशीलता सुंदर बहू घर में लाया, और उसने अपने बेटे की शादी भी कर रखी थी, और एक सुंदर सुशील बहू है उसने उसके बेटे की थी। लेकिन उनका बेटा असामयिक मृत्यु का शिकार हो गया। आंगन में बेटे की लाश रखी हुई थी, और लेकिन क्या करें, उनका बेटा है असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु के ग्रास पर शिकार हो गया। अकाल मृत्यु हो गई, जिस समय नहीं था, समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई। और आंगन में अपने बेटे की लाश रखी हुई थी, फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए गए थे, लेकिन बाल गोविंद निगमन होकर अपने पुराने शौर में गा रहे थे। अब इकलौता पुत्र था, पुत्र की लाश आंगन में रखी थी, फूल तुलसी के फूल है, पत्ते हैं, वो बिखेर रखे थे, और बाल गोविंद भगत निमग्न होकर के उसी सुर में ताल में गा रहे थे। यही नहीं, अपनी पुत्र वधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, और अपनी पुत्र वधू जो लड़के की बहू थी उसको भी बोल रहे थे कि आप रोए नहीं, रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, उत्सव मनाओ। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता। उनका कहना था आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई है, और इससे अच्छा मिलन है और नहीं होता। आत्मा परमात्मा में मिल गई है। लेकिन लेखक सोचने लगा कि वह शायद पागल हो गया है, लेकिन वह जो कुछ कह रहा था पूर्णतः सत्य था। लेखक ने सोचा कि पागल हो गया अपने बेटे की मृत्यु से, लेकिन जो वो कुछ कह रहा था वह पूर्णतः सत्य था। बाल गोविंद भगत ने क्रियाक्रम के संबंध परंपराओं की परवाह न करके पुत्र वधू से बेटे की को आग दिलवाई। अब बाल गोविंद भगत ने अपने क्रियाक्रम संबंधी जो परंपराएं थी, रीतिवादी थी, रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, उनको त्याग करके अपने पुत्र वधू की जो पत्नी थी, उसी की पत्नी के हाथों उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को चिता को आग दिलाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उसने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे घर ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो। अब उसके जो श्राद्ध के दिन पूरे हो जाते हैं, 10-12 दिन बैठते हैं, तो उसकी अवधि पूरी होने के बाद उसने जो पुत्र वधू थी उसके भाई को बुलाया और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। दूसरी ओर जो पुत्र वधू थी भगत जी की सेवा में अपना बाकी जीवन बिताना चाहती, लेकिन उसकी जो बहू थी, बेटे की बहू, उसने मना कर दिया और कहा कि मैं आपकी सेवा में ही अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप के साथ मैं यहाँ रहूँ, आपकी सेवा करती रहूँ। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, लेकिन भगत जी ने मना कर दिया, उसका निर्णय अटल था। अंततः वह निराश होकर मायके चली गई, और बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। और वह निराश होकर पाने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी दिनचर्या में जो कार्य करते आ रहे थे वो करते रहे, और प्रति वर्ष हर साल वो 30 कोस पैदल जाकर के गंगा से स्नान करने को जाते थे। वे घर से खाकर चलते थे और घर आकर ही लौटते थे, घर आकर लौट करके ही खाते थे। वो पहले भी इसी प्रकार थे, वो घर से खा करके खाना पानी जो रोटी खा करके चलते थे, और 30 कोस का पैदल रास्ता पूरा करने के बाद घर पर ही आकर वो खाते थे। रास्ते में खंजरी बजाते हुए चलते थे, और जहाँ प्यास लगती वह पानी पी लेते थे। इस बुढ़ापे में भी जमाने का जोश था। आखिरी बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो वे बीमार रहने लगे, और फिर उन्होंने नियमों का त्याग नहीं किया। लेकिन जब अब शरीर बूढ़ा हो गया था तो शरीर में ताकत नहीं थी। जब गंगा स्नान करके वापस लौटे तो वह बीमार रहने लगे, और बीमार की हालत में भी अपने नियमों का पालन उसने त्याग नहीं किया। आखिरी संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो उसकी आवाज़ बिखरी हुई लगी। आखिरी संध्या में जो मरने वाली जो रात थी, उस रात को उसने गाया तो उसकी आवाज़ बिखरी हुई थी, आवाज़ में इतना दम नहीं था। सुबह होने पर जब लोगों ने उसके गीत नहीं सुना, जब जाकर उन्हें पता चला कि वे संसार के विदा हो चुके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये था हमारा बाल गोविंद भगत का पाठ का सार। तो आप भी अपनी किताब से इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, ताकि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और पाठ का पहला की व्याख्या आएगी, पाठ के पहली व्याख्या के साथ प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है इस पाठ को पढ़ना। तो इस पाठ को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेना। तो अगली वीडियो तक आप सभी को नमस्कार।